अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में मुर्गियों के बेहतरीन हाजमा की बात होगी कि चूज़े हों, पठियाँ हों या मुर्गियाँ हों या रूस्टर्स हों, अगर उनका हाजमा ठीक है तो उनकी कारकर्दगी भी ठीक है, उनमें अमवात की शरह भी कम है, वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। मैं वीडियो के अंदर आपके साथ एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर करूंगा जो कि सिर्फ आप 80 रुपीज़ में परचेज़ करते हैं, और फिर उसके आपको डोज भी बताऊंगा जो कि आपके चिकन्स के हाजमा को बेहतरीन रखने में, उनके खुराक की तोड़ फोड़ करने में और खुराक में से जो अज्जा होते हैं ताकत वाले, उनको अपने जिस्म का हिस्सा बनाने में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का किरदार है उसका। मैं कोलिक की बात कर रहा हूँ यानी कि कार्मिनेटिव मिक्सचर की बात कर रहा हूँ। साथ साथ मैं इसका पूरा मैकेनिज्म आपको बताऊंगा कि बॉडी के अंदर ये वर्क कैसे करती है। ओवरऑल बात ये है कि अगर आप कोलिक परचेज़ कर लेते हैं और उसको पहले दिन अपने चिकन्स में 1:1 की रेशो से चलाते हैं, अगले दिन 1:2, फिर 1:3, फिर 1:4, ये 4 दिनों का कोर्स रोज़ाना आप 8 घंटों के लिए पानी चलाते हैं। मतलब क्या हुआ, एक एक का के 1 सीसी 1 लीटर के अंदर आपने चलानी है ये पहले दिन में। दूसरे दिन 1 सीसी 2 लीटर, तीसरे दिन 1 सीसी 3 लीटर, चौथे दिन 1 सीसी 4 लीटर, रोज़ाना 8 घंटे के लिए चलानी है। अगर आप इसको इस तरह से चलाते हैं तो आपके जो बर्ड्स का जो गिज़र्ड होता है, जो प्रोवेंट्रिकुलस होता है, ये पोर्शन जो आप सामने देख रहे हैं, इसकी ये वाली झिल्ली ठीक होना शुरू हो जाती है। ये झिल्ली इसकी इतनी आसानी से नहीं उतरती। इतनी आसानी से ये झिल्ली तब उतरती है, एक तो जब जिस्म के अंदर टॉक्सिन ज़्यादा हो, और दूसरे नंबर पे जब इसकी वाल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हों, जब इसमें सिकुड़ने की और फैलने की बेहतरीन किस्म की सलाहियत ना रही हो, और जिसका हाजमा ख़राब हो, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो। तो चिकन्स के जैसे ही आप डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर लेते हैं तो वो आपको हर हवाले से बेहतर किस्म की कारकर्दगी देना शुरू कर देता है। तो एक्चुअल हमारा प्रोसेस ये होना चाहिए कि हमने इसको ठीक रखना है, क्योंकि इसने बहुत सारे काम करने हैं, इस गिज़र्ड ने बहुत ज़्यादा काम करने हैं बॉडी के अंदर। खुराक के वो वाले पार्टिकल्स जो कि पीछे हज़म नहीं होते क्रॉप के अंदर, या फिर उसके बाद जो पोर्शंस आते हैं, तो वो यहाँ पे आके हज़म हो जाते हैं, क्योंकि ये इसको गिज़र्ड का नाम देते हैं, या इसको आप बड़ा पोटे का नाम भी देते हैं। इसमें मस्कुलर वाल्स होती हैं जो कंट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। तो इसके अंदर सही तरह से हाजमा होता है, बआसानी खुराक के जो अज्जा पीछे हज़म नहीं हो पाते वो यहाँ पे आके हज़म होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, इसके काम को बेहतर तरीके से रखने के लिए, एक तो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि आपने किसी किस्म की कोई फंगस वाली ग़िज़ा नहीं देनी। जब भी आप मकई को खुराक का हिस्सा बताएं, उसको पहले चेक कर लें। इसके अलावा मैं आपको ग्रिट का आइडिया देता रहता हूँ कि आपने चिप्स इस्तेमाल करनी है कैल्शियम के सोर्स के तौर पे। आपको मैं सेब के सिरका का यूज़ बताता रहता हूँ। ढेर सारे और भी मैंने काम आपको बताए हुए कि जो आप बर्ड का हाजमा ठीक रखने के लिए छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत के जो हिस्से हैं उन्हें, बड़ी आंत के जो पोर्शंस हैं, और एंड पे क्लोएका तक, इस सारे पोर्शन को ठीक रखने के लिए आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से मैंने आपको आइडिया दिया कि खुराक के अंदर अगर आप चिप्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप अलग से बर्तनों के अंदर डाल के अपने चिकन्स को ऑफ़र करते हैं, तो ये उनके हाजमा को, उनके डाइजेशन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही बेहतर कंडीशन में रखती है। ये इस तरह से आपके पास लादा मौजूद होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या अगर ये पत्थर की कंकरियाँ आपको बआसानी नहीं मिल पा रही, तो उस सूरत में आप कोलिक का इस्तेमाल करते हैं, उस सूरत में आप कार्मिनेटिव मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या होता है कि ये चिप्स का यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको, कि जहाँ पे आपका हाउस है, जहाँ पे आपने चिकन रखे हुए हैं, दरमियान में और अतराफ़ में बर्तनों के अंदर डालें, और आप मेक श्योर करें कि आपके बर्ड इसे लाजमी तौर पे खाएं। अगर वो नहीं खाते तो इस तरह से लंबी ट्यूब में डाल के आप दे सकते हैं। आप किसी भी और गुलाई वाले बर्तन में दे सकते हैं। जैसे ही खुराक यहाँ से एसोफेगस से अंदर की जानब जाती है, खुराक की नाली से, तो सबसे पहले ये जो अगला पोर्शन आप पोटा देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ देर खुराक स्टे करती है, रुकती है। इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, लुआब दहन साथ मिलता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो डाइजेस्टिव के एंजाइम्स होते हैं वो साथ मिलते हैं। फिर कुछ देर स्टे के बाद खुराक यहाँ से पास होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे ये आती है प्रोवेंट्रिकुलस में, और प्रोवेंट्रिकुलस से फिर ये गिज़र्ड वाले पोर्शन में आती है। गिज़र्ड में आके वो वाले हिस्से डाइजेशन उनकी शुरू होती है जो पीछे सही तरह से हज़म नहीं होते, और फिर यहाँ पे अच्छी तरह से उनकी डाइजेशन होने के बाद यहाँ से फीड आगे पास होती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में से अब खुराक के अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स और जो दूसरी ताकत के अज्जा होते हैं,
वो अब मुर्गियों के जिस्म का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं, वो ताकत का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से खुराक आगे पास होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वो आगे जा रही होती है, उसके अंदर से ये ताकत के सारे अज्जा, खून की जो रगें होती हैं, उनके ज़रिए जिस्म का हिस्सा बनते जाते हैं। और फिर आखिर में क्या होता है कि जो फालतू टॉक्सिक मटीरियल होता है या फाइबर मटीरियल होता है, वो जिस्म से बाहर निकलना शुरू हो जाता है बिट की शक्ल में। क्लोएका की जो आखिरी ओपनिंग होती है, जिसे हम वेंट का नाम देते हैं, वहाँ से वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके पास कोलिक दस्तयाब है तो उससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोलिक दस्तयाब नहीं है एज अ वाटर सप्लीमेंट, तो उस कंडीशन आप चिप्स को इस्तेमाल करते हैं। बर्ड के आगे ऐसे फेंक भी सकते हैं, आप उसको नीचे बर्तन में भी डाल सकते हैं, आप उसको किसी गट्टू के ऊपर, किसी साफ़ कपड़े के ऊपर भी रख सकते हैं। ये उनकी डाइजेशन के लिए, उनकी जो हड्डियों की मजबूती है, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ होती है। जब भी आप इसके मतबादल के तौर पे कोलिक को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कार्बोनेटिव मिक्सचर को इस्तेमाल करते हैं, तो उसको डेली की बेस पे आपको कम से कम 8 घंटे लाजमी यूज़ करना पड़ता है। लेकिन एकदम से आपने आलू का पानी नहीं बनाना। आपने पहले उसमें 4 घंटों के लिए पानी बनाए, फिर अगले 4 घंटों के लिए दोबारा से ताज़ा पानी उसके अंदर बने। क्योंकि अगर आपने एक ही मरतबा 8 घंटों के लिए पानी बना लिया, तो ये उसके लिए बाद में पानी का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है, और ये फिर आपके चिकन्स के लिए पीने के लिए पानी मौजूद नहीं रहता। तो बजाय इसके कि कोलिक का उनके ऊपर पॉजिटिव असर हो, वो उस उल्टा असर होना शुरू हो जाता है। दवाई असर नहीं करती, और ना ही आपको उनके हाजमे में किसी किस्म की कोई बेहतरी देखने को नज़र आती है। तो जब आप चिकन्स का हाजमा बेहतर करते हैं, तो उसके बाद उनका फीड इंटेक बेहतर होता है। जैसे जैसे फीड इंटेक बेहतर होता है, आपको उनका बॉडी वेट जो होता है वो बेहतर होता नज़र आता है। उनके जिस्म के ऊपर उनको मसल्स डिपॉजिट होते नज़र आते हैं, आपको बाकायदा तौर पर उनकी ग्रोथ नज़र आती है। और ग्रोथ का होना या हर हफ्ते बॉडी वेट का पूरा होना, ये इस चीज़ की भी इंडिकेशन होती है कि चिकन्स का जो इम्यून सिस्टम है, मदाफ़ती निज़ाम है, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ाई का जो सिस्टम है, वो भी आस्ता आस्ता से बेहतरीन होता जा रहा है। बर्तन ऐसा इस्तेमाल करें कि जिसमें पानी का टेम्परेचर बार बार इतनी जल्दी से ऊपर ना चला जाए। आपके पास ही जब भी ये मेडिसिन अवेलेबल हो, इसके ऊपर आपने एक्सपायरी डेट लाजमी देखनी है, इसका टेक्सचर लाजमी देखना है। यूज़ करने से पहले इसकी सारी सूरत हाल देख लिया करें, उसके ऊपर पढ़ लिया करें। क्योंकि कोई भी मेडिसिन का ये सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है कि आप उसके ऊपर लिखी हुई इंडिकेशंस को बाकायदा तरीके से पढ़ते हैं। तो चिक्स के लिए भी सेम डोज है, जो कि पुलेट्स के लिए है, जो कि अडल्ट बर्ड्स के लिए है। तो ओवरऑल हमारी सारी की सारी जो कंसंट्रेशन है इस वक्त, सारे का सारा जो हमारा स्टफ़ है, वो इसी चीज़ के ऊपर है कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे ठीक रखना है। तो इस वाले से मैं और भी ढेर सारी वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आगाज़ में ही चिक्स का ही बेहतर रखा जाए, तो उनकी जो बॉडी वेट की जो लिमिट होती है वो अपर लिमिट होती है। और अपर लिमिट को हासिल करना बड़ा ही ज़रूरी होता है। अपर लिमिट किसे कहते हैं कि आपके पास कोई भी ब्रीड हो, हर ब्रीड का एक अपना प्रोफाइल होता है। उस प्रोफाइल के मुताबिक ये लिखा होता है कि इस नस्ल के चूज़े हफ्ते के बाद इतना वेट गेन करेंगे। वो फिर एक रेंज देते हैं कि 60 से 65 ग्राम के दरमियान या 65 से 70 ग्राम के दरमियान वेट गेन अचीव करेंगे। तो आप अगर 60 या 62 ग्राम अचीव कर लेते हैं तो आप उस चीज़ पे खुश हो जाते हैं। लेकिन जब आप इस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं कि जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतरी रखता है, तो वो अगर उन्हें 70 ग्राम पे या 65 ग्राम पे ले जाता है, तो इसको कहते हैं वज़न की अपर लिमिट को अचीव करना, ऊपर वाली वैल्यू को अचीव करना। तो जो फार्मर अपने फ्लाक के वज़न की ऊपर वाली वैल्यू को अचीव किए रखता है, उसका फ्लाक हमेशा डिजीज़ फ्री रहता है। उसके फ्लाक में अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, बीमारी का सामना करना भी पड़ जाए, तो वो फ्लाक बहुत बेहतरीन तरीके से उस बीमारी को, उस डिज़ीज़ को रेजिस्ट करता है, उसके खिलाफ मुकाबला करने की पूरी वो अहलियत रखता है। तो इसलिए इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना कि जो आपके चिकन्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूती मुहैया करें, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उनको फंक्शनल रखें, बेहतरीन तरीके से फंक्शनल रखें। और बिट्ठू के ऊपर ख़ास नज़र रखनी है आपने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का एस्पेक्ट होता है कि बिट्ठें आपको बताती हैं कि किस वक्त आपने क्या चीज़ चलानी है। अगर आपको बिट्ठें बहुत ज़्यादा लूज़ नज़र आ रही हैं, चाहे रंगत कोई भी है, लेकिन उसमें बदबू नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपको इसके अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट चलाना चाहिए कि जो इसकी आंतों के अंदर से हल्का फुल्का जो इन्फेक्शन बनना शुरू हो गया उसको ख़त्म करना शुरू कर दे। तो उसके लिए सबसे पहली चॉइस हमारे पास यही होती है कि हम कार्बोनेटिव मिक्सर का इस्तेमाल करें। चूँकि ये इंसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो बिल्कुल वैसा ही हमने इसका असर चिक्स के ऊपर, पुलेट्स के ऊपर और बड़े एज के बर्ड के ऊपर भी देखा है। हमेशा इसके मुस्बत नताइज बरामद होते हैं। इसके साथ साथ अपने पास आप सेब का सिरका भी लाजमी रखा करें। दही का भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट आता है।
और आप इसके अंदर जब भी सेब का सिरका इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इनकी लूज़ ड्रॉपिंग को ठीक करना शुरू कर देता है। तो लूज़ ड्रॉपिंग पे ख़ास नज़र रखना, चिकन्स के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखना, उसको बाकायदा फंक्शनल रखना, ये बतौर कामयाब पोल्ट्री फार्मर आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। पूरी उम्मीद है कि मैंने जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई थी और जो मैं चीज़ आपको दिखाना या समझाना चाहता हूँ उसमें भरपूर वो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।